Good morning, everyone. Let's start with our international business. What do you understand by international business? If we understand the basic of the international business, then it is similar to the businesses. ठीक है, चाहे हम कोई लोकल बिजनेस करें, चाहे हम कोई नेशन वाइड बिजनेस करें, या फिर हम इंटरनेशनल बिजनेस करें, कुछ एस्पेक्ट सिमिलर रहते हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस इन इंटरनेशनल बिजनेस? बेसिकली हम इंटरनेशनल बिजनेस करते क्यों हैं? ताकि हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर पाएँ, लार्ज स्केल पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँ. चाहे हम गुड्स के टर्म्स में देखें, चाहे हम सर्विसेज के टर्म्स में देखें, हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ जाता है, हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लें, इन 1990s जब हम आईटी सर्विसेज इंडिया में, जब आईटी सर्विसेज स्टार्ट हो रही थी, तब मोस्ट ऑफ द आईटी सर्विसेज जो होती थी वो हम इंपोर्ट किया करते थे दूसरी कंट्री से. जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज थी लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, तो उनसे हम ये सर्विसेज इंपोर्ट किया करवाया करते थे. बट आज की अगर हम डेट में देखें, 2021 की अगर डेट में देखें, तो हमने $113.8 बिलियन का ट्रेड किया है दूसरी कंट्रीज के साथ इन टर्म्स ऑफ आईटी सर्विसेज. सो हेयर वी कैन सी कि इंडिया की ग्रोथ के ट्रेमेंडस रेट पे हुई है इन टर्म्स ऑफ आईटी सेक्टर. सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इंपोर्ट भी करते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं. सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन करने का रीज़न ही क्या था, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड करने का क्या रीज़न था? अगर हम किसी एक कंपनी की बात करें, फॉर एग्जांपल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी की अगर बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो मार्केट है, अगर हम सिर्फ जियो का सेगमेंट देखें, तो जियो में आज इंडिया में जियो के पास 33% ऑफ कस्टमर बेस है. बट हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो स्टैग्नेशन आ जाए, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाए. तो हो सकता है कि वो 30, 40, 50% तक का कस्टमर बेस ले पाए, बाकी का वो शेयर करे एयरटेल के साथ, वोडा आइडिया के साथ, बीएसएनएल के साथ. बट स्टिल उनकी ग्रोथ रुक जाएगी वहाँ पे आके. 50% से ज़्यादा उनके जब कस्टमर बेस नहीं बढ़ेंगे, सो जियो ये सोचेगा कि अगर मेरे को और इस टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अगर मेरी कंपनी को और ग्रोथ चाहिए, सो आई शुड शिफ्ट टू अनदर कंट्रीज. तो हो सकता है वो अपनी सर्विसेज पाकिस्तान को, श्रीलंका को, चाइना को, म्यांमार को, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज को अपनी सर्विसेज सप्लाई करना स्टार्ट कर दे. सो दैट इज बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस. जब आप एक से ज़्यादा कंट्री में जाके बिजनेस करना स्टार्ट करते हो और अपने गुड्स और सर्विसेज को वहाँ पे सेल ऑफ करते हो, दैन इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. अगर हम जनरल एडवांटेजेस देखें, सो फर्स्टली विशस साइकिल बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कोई एक अंडर डेवलप्ड नेशन है. फॉर एग्जांपल जब हम इंडिया की बात कर सकते हैं, जब इंडिया बाहर आया था पॉवर्टी से, जब उसको इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1947 में, उसके बाद 50-60 साल तक इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बनाना स्टार्ट किया था. बट इन 1992 वाला एरा था जब इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जो इंडिया के जो रिजर्व्स था, वो सिर्फ $1 बिलियन के बचे थे. सो इंडियाज इकोनॉमी वाज ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, कंट्री का पूरा रिजर्व्स खत्म होने वाला था. तब जाके इंडिया ने इंटरनेशनलाइजेशन स्टार्ट किया था. इंडिया ने लॉन्च किया था एलपीजी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या थे? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. सो बेसिकली आपने अपनी कंट्री को लिबरल बनाया और ग्लोबल बनाया, ताकि जो दूसरी कंट्री के लोग हैं, ताकि जो दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन हैं, वो इंडिया में आएँ, इंडिया में अपने पैसा लगाएं और इंडिया को कैपिटल दें, इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ताकि हम न्यू बिजनेसेस स्टार्ट कर पाएँ, ताकि हम भी मेनली, अगर जैसे हम आज बात करते हैं मेक इन इंडिया कैंपेन की, सो मेक इन इंडिया कैंपेन से क्या होता है? इंडिया के जो रिजर्व्स हैं, हम जनरली डिपेंड नहीं होते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, हम डिपेंड नहीं होते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, हम खुद का खुद ही बनाते हैं. इंडिया को जो ज़रूरत है जिन चीज़ों की, वो हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे. सो दैट मीन्स कि आप आत्मनिर्भर बन रहे हो, आप मेक इन इंडिया कैंपेन को बढ़ावा दे रहे हो और फॉरेन करेंसी, फॉरेन जो कंपनीज हैं उनको नीचे लेकर आ रहे हो. तो इसकी वजह से आपकी कंट्री की जो जीडीपी है, ऑब्वियसली वो आपकी कंट्री की जीडीपी बढ़ाएगी, आपकी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट के रेट को बढ़ाएगी. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बेसिकली जब आप ग्लोबलाइज्ड हो जाते हो, जब आप लिबरल हो जाते हो, तो आप दूसरी कंट्रीज़ को, दूसरे कंट्रीज़ के मेजर प्लेयर्स को आप अलाउ करते हो कि वो आपकी कंट्री में आएँ और इन्वेस्ट करें आपकी कंपनीज़ में. जैसे कि हम पिछले 10-12 साल का जो रेन देख सकते हैं इंडिया में, जो स्टार्टअप का रेन आया है, और हो सकता है और ये रेन जो है अगले आने वाले 10-15 साल भी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टअप का रेन चलेगा. सो उसको प्रोक्योर कौन करेगा, उसको सपोर्ट कौन करेगा? उसके सपोर्ट के लिए हमें चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. जो इंडिया के बाहर बड़े मेजर प्लेयर्स हैं, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें. फॉर एग्जांपल पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी में बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा अकोमोडेट किया है. दैट हेल्प्ड इंडिया के 2 लोग
दो सबसे रिचेस्ट, वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट आने वालों में से टॉप 10 में आ रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव गॉट इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। थर्डली डाइवर्सिफिकेशन, वो लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अडानी का देखें या फिर हम टाटा का देखें, हम रिलायंस का देखें, तो इनके पोर्टफोलियो कितने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टाटा के पास सबसे पहले टाटा का आयरन एंड स्टील प्लांट्स थे जो 100 साल से ऊपर हो गए उनको रन करते हुए, बट उसी के साथ साथ उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स में भी अपना डाइवर्सिफिकेशन किया है। फॉर एग्जाम्पल्स उन्होंने ज्वेलरी सेक्टर में किया है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वॉच सेक्टर में किया है। सिमिलरली रिसेंटली उन्होंने स्टारबक्स को एक्वायर किया था, ज्वाइंट वेंचर किया था स्टारबक्स के साथ, और स्टारबक्स को भी इंडिया में लेके आए। दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पोर्टफोलियो। आयरन एंड स्टील, कॉफ़ी शॉप, दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। सो इसी तरीके के डाइवर्सिफिकेशन होता है। जब जैसे स्टारबक्स जैसी कंपनी इंडिया में आई, उसने जॉइंट वेंचर किया टाटा के साथ और अपनी टेरेन को रन कर रहे हैं इंडिया में। नेक्स्ट इज टेक्निकल डेवलपमेंट। अगेन इंडिया वॉज वेरी बैक असाइड, अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में, यूएसए हुआ, जापान हुआ, जर्मनी हुआ, इनसे हम टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा पीछे थे, बिकॉज जनरली इंडिया डज नॉट स्पेंड मच ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया में जो जैसे कि आज भी आप देख सकते हो कि अगर आपके पास जो स्मार्टफोन होगा या आपके आसपास के लोगों के पास जो स्मार्टफोन्स होगा वो शायद ही इंडियन मेड हो, बिकॉज इंडिया में एज सच बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया गया स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी पे। तो आज जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं वो या तो अमेरिकन होता है या कोरियन होता है या चाइनीज़ ब्रांड होता है, बट इट इज़ वेरी 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 फ्यू टाइम्स इट हैपन्स दैट द स्मार्टफोन इज़ ऑफ एन इंडियन ब्रांड। तो वो क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। बट ये टेक्नोलॉजी हमें किससे मिली है? दूसरी कंट्री के से मिली है, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जब इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट हुआ, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तब ये टेक्नोलॉजी हमें मिली। और आज हम iOS के फ़ोन्स भी इंडिया में बना रहे हैं, एप्पल के फ़ोन भी हम इंडिया में बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सिमिलरली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कंट्री के पास बहुत सारा मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, बट वो उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज ही की बात है कि राजस्थान में गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं। तो अब गोल्ड रिजर्व्स हमने डिपेंड किया है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। जनरली हम मिड ईस्ट की बात करें तो हम लोगों ने काफ़ी सालों से मिडिल ईस्ट से सारा का सारा गोल्ड रिजर्व्स लेकर आते हैं, बिकॉज हमारा जो इम्पोर्ट का रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था एज़ कम्पेयर टू आर एक्सपोर्ट रिसोर्सेज। सो गोल्ड अब हमें इंडिया में मिला है, बट हमने उसको इतने सालों में आज तक यूटिलाइज नहीं किया है। सो हमने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया है। इसका फ़ायदा लिया है इंटरनेशनल बिजनेसेस ने, जिन्होंने इंडिया में वो गोल्ड सेंड किया है, और हमने उनकी कंट्री से लिया है, दो हमारी कंट्री में खुद के पास गोल्ड भी था। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम इसको आगे आने वाले यूनिट में डिटेल में देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस, कि आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो, कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, उन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जैसे थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था आईटी सर्विसेज का, तो आईटी सर्विसेज जो इस साल हमने एक्सपोर्ट करी है दैट इज़ $113.8 बिलियन। बट अगर हम इसको 15-20 साल पहले कंपेयर करें, तब हम हार्डली एक्सपोर्ट किया करते थे या उससे जर्मिनेट किया करते थे हार्डली $20-30 मिलियन। सो दैट अमाउंट वॉज वेरी लेस। बट अगर हम आज का टर्म देख रहे हैं तो इट इज़ $113.8 बिलियन। और कोइंसिडेंटली इस साल जो हमने ऑयल इंपोर्ट्स करें, जो हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट करे हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम ईरान, फ्रॉम इराक एंड कुवैत, जो टोटल सम हमने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया है दैट इज़ ऑल्सो द सेम $113.8 बिलियन। तो अब यहाँ देख सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से हुआ है। जितना हमने ऑयल इंपोर्ट किया है उतनी ही हमने IT सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करी हैं दूसरी कंट्रीज़ को। नेक्स्टली हेल्दी कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। मान लीजिए जैसे कि आज इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में मेजर 3 ही प्लेयर्स हैं, इट इज़ जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया। तो बेसिकली 3 ही कंट्रीज़ कम्पीट कर रही हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में शायद वोडा आइडिया बंद हो जाए, तो मार्केट में डुओपोली वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जहाँ पे एयरटेल होगा, जियो होगा, और वो ARPU चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। जो जनरल चार्जेस होते हैं, जो मिनिमम चार्जेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। तो एक वो हेल्दी कॉम्पिटिशन मेंटेन नहीं होगा मार्केट में। सो उस हेल्दी कॉम्पिटिशन को मेंटेन करने के लिए किसी बड़े प्लेयर को आना पड़ेगा। तो हो सकता है कि काफ़ी सारी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तो हो सकता है कि जापानीज़, जर्मनी या USA, UK से कोई टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इंडिया में आके इन्वेस्ट करे और कंपटीशन को बढ़ावा दे। विल सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ये सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस हमने देखा कि बहुत सारे फायदे हैं, बट इसी के बहुत सारे नुकसान भी हैं, जैसे कि लॉपसाइडेड डेवलपमेंट।
हमें पता है कि डेवलपमेंट वाइज अगर हम देखें तो इंडिया में या वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इंडिया आता है अभी डेवलपिंग नेशन में, यूएसए आता है डेवलप्ड नेशन में, और काफ़ी सारी अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं अंडर डेवलप्ड नेशंस में। तो जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वो इस इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से लॉप साइडेड पर रह जाते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस का फ़ायदा उठा लेते हैं डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूएसए को और यूके को पता है कि हमारी कंट्री में अभी स्टैग्नेशन आ चुका है। जो ग्रोथ रेट है वो अभी ग्रोथ रेट कितना है जो अभी आईएमएफ ने इस साल का दिया उन्होंने, दैट इज़ 4.4% और 4%। दैट इज़ अ हार्डली कंपैरेटिवली एज सच कि अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करोगे तो यूएसए का बहुत कम है, चाइना का बहुत कम है, बट एट द सेम टाइम इंडिया का जो ग्रोथ रेट है नेक्स्ट ईयर का दैट इज़ 9%। सो ये चीज़ यूएसए देखेगी, यूके देखेगी, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज देखेंगी और इन्वेस्ट करेंगी इंडिया में, या फिर जो डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर जो अभी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं जिनके पास पोटेंशियल है ग्रोथ का। तो लेकिन इससे जो डेवलप्ड नेशंस है वो ज़रूर फ़ायदा उठा लेंगे, बट जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं हो पाएगा, आप प्रॉपर्ली ना ट्रेड डेफिसिट में आ पाओगे ना ट्रेड सरप्लस में रह पाओगे, बिकॉज आपके कंट्री में कभी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी टाइम पे, और किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। जैसे कि हमने इंडिया में अभी अगर रिसेंट का देखें, जैसे कि जनवरी के लास्ट वीक में अभी जो जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द यूएस के जो गोल्ड यील्ड बॉन्ड्स हैं उसके उन्होंने रेट चेंज करे, तो उसका यूएसए के गोल्ड यील्ड्स का बॉन्ड का असर इंडिया में भी देखा जा रहा है। सो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द फॉरेन कैपिटल। लास्टली सेक्युलर डिटोरिएशन, जैसे कि हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे इंडिया इज़ अ वेरी सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स्ड कंट्री जहाँ पे अलग अलग लिंग्विस्टिक रिलीजन्स हैं, अलग अलग कास्ट हैं, अलग क्रीड्स हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग सोसाइटी को और अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं। बट जिस तरीके से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है तो इस वजह से हमारा सेक्युलर पॉइंट जो है वो डिटोरिएट हो सकता है, हमारे जो रिलीजन्स हैं, हमारे जो लिंग्विस्टिक बिहेवियर है दैट कैन डिटोरिएट इन द कमिंग टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑन अनदर टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अभी तक हमने समझा था कि बेसिक इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या थे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल अंडरस्टैंड कि हम इंटरनेशनल बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं। सो सबसे बेसिक तरीका होता है इंटरनेशनल बिजनेस करने का बाय एक्सपोर्ट एंड बाय इम्पोर्ट। जनरली आप कोई भी जो गुड्स या सर्विसेज आप बना रहे हो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू इम्पोर्ट कर सकते हो। जनरली जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेज होता है उसमें आप किसी इंटरमीडिएट को यूज़ करते हो। जैसे कि मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बिजनेस कर रही है और उसको दूसरे कंट्रीज़ में भी अपना गुड्स को सेल करना है। हो सकता है वो अपना एफएमसीजी प्रोडक्ट सेल कर रहा हो या फिर अपना टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दूसरी कंट्री में दे रहा हो। तो उसके लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, किसी एक इंटरमीडिएट को ढूंढेगा जिसकी दूसरी कंट्री के साथ, मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बिजनेस करना है यूएसए में, तो वहाँ पे जो इंटरमीडिएट होगा हो सकता है उसके मार्केट में बहुत अच्छे कनेक्शंस हो, उसके यूएसए के गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस हो, और फिर वो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को सेल कर देगा ऑन कमीशन बेसिस। लेटर ऑन जब आपका वहाँ पे मार्केट सेटअप हो जाएगा, जब वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो जाएगी, तब आप वहाँ पे वो इंटरमीडिएट को हटा के वो कमीशन को लूज़ करते हुए आप खुद की वहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप खुद अपने ब्रांड नेम से आप खुद के रिटेल आउटलेट्स ओपन कर सकते हो और वहाँ पे जाके डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। लास्टली आप किस तरीके से करते हो, जब आपका एक बहुत अच्छा मार्केट बन जाएगा, हो सकता है एक डिफरेंट पोर्टफोलियो आपका बन जाए, हो सकता है आपका प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन आ जाए। जैसे कि हम मैकडोनल्ड्स में देख सकते हैं, मैकडोनल्ड्स जो यूएसए में रन करता है वो जनरली रन करता है पोर्क पे, बीफ पे, स्टेक पे, बट इंडिया में जब आप मैकडोनल्ड्स को देखोगे तो मैकडोनल्ड्स ने इंडिया में आके पूरा अपना प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है, बिकॉज इंडियंस जनरली वेजिटेरियंस प्रेफर करते हैं, पोर्क बीफ ये सब हम नहीं खाते हैं। तो हमने किस तरीके के आलू निकाले हैं मैकडोनल्ड्स में बर्गर्स, मैकालू टिक्की, ताकि सबके रेंज में भी आ पाए और वेजिटेरियन भी रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको प्रोक्योर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड क्रिएट हो। सो इसी तरीके से आप अगर आपके प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो आप खुद की एक अलग से डिमांड क्रिएट करके वहाँ पे एक अलग रिटेल आउटलेट बना सकते हो। नेक्स्टली मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दोनों ही बहुत सिमिलर हैं बट एक जनरल डिफरेंशिएशन आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग समझें तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम दूसरी कंट्रीज़ को या दूसरी कंट्रीज़ में जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं या फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको बहुत सारी डील्स ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया की डील्स चल रही है फ्रांस के साथ,
साथ इन टर्म्स ऑफ रफाल, जैसे उनकी डील चल रही है MIG की विथ रशिया, जैसे इंडिया की एयरक्राफ्ट वाली डील चल रही है USA के साथ, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंडर आता है। इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा है, एक डेडलाइन दे के रखी है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने जैसे रफाल को डील दी थी कि मुझे 30 रफाल्स चाहिए बाय द एंड ऑफ 2025, तो वो छोटे छोटे लॉट्स में रफाल्स के डील्स सबमिट करते जा रहे हैं, और पूरा जो उसका प्रोक्योरमेंट हो रहा है, पूरा जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, पूरी जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो उनकी खुद की कंट्री में हो रही है। वो सिर्फ हमें वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर फाइनल सर्विसेज सप्लाई करते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे हम जो सर्विसेज ले रहे हैं उसमें हम सिर्फ दूसरी कंट्री के सिर्फ टेक्नोलॉजी लेते हैं या फिर उनका सिर्फ मैनेजमेंट लेते हैं। जैसे कि इंडिया में काफ़ी सारे बिजनेस बने, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस ऐसे हुए हैं। रियल एस्टेट में जनरली मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। रीज़न बिहाइंड कि इंडिया अभी ना रियल एस्टेट में थोड़ा पीछे है। जैसे कि मुंबई का सीलिंग बना है या फिर भोपाल का जो राजा भोज सेतु बना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बने जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। ये बने हैं जापानीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो यहाँ पर हमने जापान की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि वो अपने मैनेजमेंट टीम को इंडिया में भेजें और इंडिया से हायरिंग करें, इंडिया के एम्प्लॉयज़ हायर करें, इंडिया से लेबर्स और एम्प्लॉयज़ को हायर करें, और उसका जो प्रोडक्ट बनाना है वो इंडियंस ही उसको बनाएं, इंडियन एम्प्लॉयज़ ही उसको कंप्लीट करें। सो दैट कम्स अंडर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इट कैन बी थ्रू लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग जो होता है, लाइसेंसिंग मेनली होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, बिकॉज अगर कोई भी दवाई बना रहा है, अगर कोई मेडिसिन बना रहा है, कोई ड्रग्स प्रोक्योर कर रहा है, तो वो एक लाइसेंस्ड पर्सन ही कर सकता है। कोई भी अगर मान लीजिए मेरा मन चाहे आज कि मैं अगर कोई भी ड्रग क्रिएट करने लगूँ, कोई भी मेडिसिन बनाने लगूँ, सो दैट इज़ नॉट माय फोर्टे, मैं उसको नहीं बना सकता हूँ, बिकॉज उसके लिए मेरे को गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, या फिर किसी भी कंपनी के पास उसका पेटेंट है, वो पेटेंट मुझे लेके, उसका लाइसेंस मुझे लेके फिर जाके उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इंडिया में वैक्सीन्स बन रही हैं, तो एक अभी जो इंडिया में 2 वैक्सीन चल रही हैं, वन इज़ कोविशील्ड, अनदर इज़ कोवैक्सिन। सो जो कोविशील्ड है वो इंडिजीनियस इंडिया बेस्ड नहीं है, वो बनाई है डॉक्टर रेड्डी के प्रोडक्ट ने। डॉक्टर रेड्डी के अंडर उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई थी, उसके प्रोक्योरमेंट हुई थी, बट डॉक्टर रेड्डी ने इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया और सीरम इंस्टीट्यूट को उन्होंने अपना लाइसेंस सेल किया है कि जो हमने दवाई बनाई है, जो हमने वैक्सीन बनाई है, उसका आप प्रोडक्शन कर सकते हो और उसको प्रोड्यूस करने के बाद आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी उसको सेल कर सकते हो। तो जब इस तरीके के जब क्राइटेरिया आते हैं, जनरली FDA के अंडर आते हैं ये सारी कैटेगरीज, जो कि जहाँ पे आपको जाके लाइसेंस लेना पड़ता है उस कंपनी से, और उस कंपनी की लाइसेंस आपको फीस दे सकते हो, या फिर आप जो आप सेल कर रहे हो उस सेल का पर्टिकुलर परसेंटेज सेल कर सकते हो, या फिर आपको एक रॉयल्टी पे करनी पड़ सकती है। सिमिलरली लाइसेंसिंग जैसा होता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग जनरली होता है मैकडोनल्ड जैसे ब्रांड में, या फिर डोमिनोज जैसे ब्रांड में, या फिर अगर हम लोकल ब्रांड्स देखें तो जैसे चाय सुट्टा बार का ब्रांड है, फूड ऑफ इंदौर का ब्रांड है, ऐसे कुछ लोकल ब्रांड्स भी हैं और कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं जिनकी फ्रेंचाइजी लेके आप बिजनेस को रन कर सकते हो। उनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास 2 मॉडल्स होते हैं, या तो एक अपफ्रंट फीस उन्हें पे कर सकते हो जो कि उनके बिजनेस का एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन होता है। मान लीजिए कि आज डोमिनोज का कुछ वैल्यूएशन है, कंपनी का वैल्यूएशन है, जिससे उन्होंने एक फ्रेंचाइजी मॉडल या फिर एक आउटलेट की फीस निकाल के रखी है, तो वो फीस आप डायरेक्टली उन्हें पे करोगे। उसके बाद आप जब तक भी चाहो आप लाइफ टाइम उस बिजनेस को रन कर सकते हो। बट अगर आप उस फीस को अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप एक मॉर्टगेज रख के भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक पार्ट पेमेंट किया हुआ है 40-50% आपने फ्रेंचाइजी की फ़ीस दे दी थी, बाकी की जो फ्रेंचाइजी फ़ीस है वो आप मंथली आप पे करते हो। मंथली जो आप प्रॉफिट अर्न करते हो वो आप अर्निंग से आप अपने उनको स्पेंड करते जाते हो और उन्हें पे करते जाते हो। नेक्स्ट कैन बी एक्विजिशन एंड मर्जर। मर्जर एंड एक्विजिशन बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, बट दोनों के कंडीशंस अलग अलग होती हैं। मर्जर तब होता है, मर्जर इज़ बेसिकली आपकी मर्जी से दो कंपनीज रन कर रही हैं, 2 कंपनी सेम बिजनेस रन कर रही हैं, बट दोनों के ही कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि दोनों ही फ्लरिश नहीं हो पा रही हैं, तो वो दोनों मिल क्या करती हैं, मर्जर कर लेती हैं, एक कंपनी बना लेती हैं। जैसे कि इंडिया में काफ़ी बड़ा मर्जर हुआ था वोडाफोन और आइडिया के बीच में। जब वोडाफोन इंडिया में आया था, वोडाफोन ग्रुप जब फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था, तो उसको रिस्क बहुत ज़्यादा था कंट्री में फ्लरिश होने के लिए, तो उसने वो आइडिया के साथ में अपना टाई अप किया था। जैसे मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ रीजन हुआ है, वहाँ पे आइडिया
वोडाफोन को अपने सर्विसेज प्रोवाइड किया करती थी। बट लेटर ऑन उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ना वोडाफोन के कस्टमर बेस बढ़ रहा है, ना आइडिया कस्टमर बेस बढ़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे दो बड़े प्लेयर्स थे जो कि थे एयरटेल और जियो। तो वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर एक मर्जर किया और उन दोनों को मिलकर एक वीआई कंपनी बना ली। सो दैट इज़ कस्टमर, बेसिकली कस्टमर बेस को एक साथ मिला लेना, अपने एसेट्स और अपने लाइबिलिटीज़ को एक साथ मिला लेना और एक कंपनी बना लेना एक ब्रांच के अंडर। सो दैट इज़ मर्जर। सिमिलरली एक्विजिशन भी होता है। एक्विजिशन कंपनी की पसंद से भी हो सकता है और उसके खिलाफ भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि एयर इंडिया के साथ हुआ था बैक इन 19th सेंचुरी। अगर हम बात करें, जब एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। रीज़न क्या थे कि एयर इंडिया के जो मेजॉरिटी स्टेक्स थे वो टाटा ग्रुप के पास नहीं थे। टाटा ग्रुप के पास 50% से कम स्टेक्स थे। तो उसके अंदर जो वोटिंग हुई थी, वो वोटिंग में काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि टाटाज एयर इंडिया को रन नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से कंपनी लॉस में जा रही है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने उसके स्टेक्स खरीद लिए थे ताकि जो उनके पूरे लाइबिलिटीज़ हैं, ताकि जो उनके पूरे भी पेमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट पूरे प्रोक्योर कर पाए। सो उस वजह से गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था एयर इंडिया को। और अभी रिसेंट टाइम्स में इसी साल टाटा ने वापस से एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन दोनों का एक कॉमन टर्म होता है, दैट इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इज बेसिकली जब किसी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करना हो इन सम अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल हम काफ़ी सारे इंटरनेशनल बिजनेसेस के एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन अगर अभी देखा जाए तो स्टारबक्स का एग्जांपल देखा जा सकता है। जैसे स्टारबक्स जो यूएसए में रन करती है वो होली ओन्ड ब्रांच है, वो एक प्राइवेट एंटिटी है जो कि स्टारबक्स ने खुद ने ओपन करी थी। बट जब स्टारबक्स इंडिया में आया तो इंडिया में उसका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, रिस्क बहुत ज़्यादा था। बिकॉज इंडिया में जैसे कि बेक एंड शेक था, सीसीडी था, तो ये उसको काफ़ी ज़्यादा मेजर कंपटीशन देने वाले थे एंड एट अ वेरी चीपर कॉस्ट। तो इस वजह से स्टारबक्स को था कि हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं इस कंट्री में आके। बिकॉज जो कंट्री में 100-200 रुपये की कॉफ़ी लेने के लिए भी लोग सोचते हैं क्या वो हमारी 500 रुपये की कॉफ़ी लेंगे। तो उनको एक रिस्क एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने एक ब्रांड के साथ टाई अप किया था, दैट इज़ टाटाज। बिकॉज दे न्यू कि इंडिया में जो बहुत बड़ा ब्रांड है दैट इज़ टाटा। सो टाटा के साथ टाई अप करने के बाद उन्होंने जॉइंट वेंचर किया और उनके जितने भी एक्विजिशंस थे, जो टाटा का लैंड था, जो टाटा के एम्प्लॉयज़ थे, उनको सब लोगों को जॉइंट वेंचर करके स्टारबक्स को आगे बढ़ाया। सिमिलरली हम और एग्जांपल्स देख सकते हैं इसमें, जैसे कि केटीएम का हुआ। केटीएम ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है जो कि स्पोर्ट्स बाइक बनाता था। बट जब केटीएम को उन्होंने इंडिया में लॉन्च करने का सोचा तब इंडिया में स्पोर्ट्स बाइक का ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। लोग जनरली अगर स्पोर्ट्स बाइक लेते थे या फिर तो जनरली बुलेट टाइप ब्रांड्स लेते थे, रॉयल एनफील्ड के ब्रांड्स लिया करते थे। बट एज सच कोई भी स्पोर्ट्स बाइक नहीं बनाता था। देयर वर ओनली फ्यू कॉम्पिटिशन्स। सो उसने केटीएम ने अपने रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने बजाज के साथ में इंडिया में जॉइंट वेंचर किया था। और आज भी केटीएम सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी इंडिया में बेचता है, बाकी जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है वो बजाज करता है, जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो बजाज बनाता है, जो उनके सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो भी बजाज है। सो इन इंडिया बेसिकली हम बोल सकते हैं कि केटीएम और बजाज ने एक तरीके से जॉइंट वेंचर करके रखा है। सिमिलरली जापानीज़ टेक्नोलॉजी जैसे कि निसान आई थी, रेनॉल्ट आई थी, तो उन्होंने भी इंडिया में आके टाई अप किया था। इनिशियली महिंद्रा के साथ टाई अप किया था ताकि वो उनको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के दें। सो ऐसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, जो काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फिर दूसरी कंट्री में जब वो ग्लोबल जाती हैं, जब वो इंटरनेशनल बिजनेस करना स्टार्ट करती हैं, तो दूसरों के साथ में टाई अप करती हैं ताकि उनका रिस्क कम हो जाए, उनका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम हो जाए। Now let's understand what are the factors that govern international business। क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या किस तरीके का एनवायरमेंटल फैक्टर्स बनते हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट बनता है जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल बिजनेस करते वक्त आप सोचोगे कि मेरे पर्सपेक्टिव में या फिर मेरे फ़ायदे में या मेरे एडवांटेजेस कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। सो जो जनरल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं हम उसको अगर क्लासीफाई करें तो वो इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स हैं बेसिकली 4 मार्केटिंग के पीस आते हैं, दैट इज़ प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्राइस। और अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ पे 6 फैक्टर्स गवर्न कर सकते हैं, दैट इज़ ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफी, इकोनॉमी, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन। सबसे पहले हम इंटरनल एनवायरनमेंट को समझेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट। ठीक है,
मान लीजिए जैसे कि मैंने अभी मैकडोनल्ड्स का आपको एग्जांपल लिया था। मैकडोनल्ड्स के एग्जांपल में आपने समझा कि जब मैकडोनल्ड्स जब यूएसए में बिजनेस करता है तो जनरली नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क करता है। नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स क्यों रहता है? बिकॉज जो वहाँ के लोग हैं वो पोर्क खाते हैं, वो बीफ खाते हैं, वो स्टेक खाते हैं। सो उस तरीके के उनके प्रोडक्ट रेंज भी बनाई जाती है जो कि ज़्यादातर होती है नॉन वेजिटेरियन। बट जब यूएसए ने इंडिया में बिजनेस करना स्टार्ट किया तो इंडिया में उन्होंने कल्चरल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के लोगों की ईटिंग हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने प्रोडक्ट में थोड़ा वेरिएशन लेकर आए, ताकि इंडिया बिकॉज ज़्यादा वेजिटेरियन कंट्री है जहाँ पे बीफ पोर्क बिल्कुल नहीं खाए जाते हैं, तो ऐसी कंट्री में हमें आलू से रिलेटेड निकालना चाहिए। सो उन्होंने इंडिया में निकाला मैकालू टिक्की, या फिर जो बर्गर्स बनाए वो पनीर से रिलेटेड बनाए। सो यहाँ पे जैसे दाल मखानी मिल जाती है, पनीर मखानी मिल जाता है। सो जनरली पनीर से रिलेटेड या फिर आलू टिक्की से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं इंडिया में। बट अगर आप यूएसए जाओगे तो शायद ये वाले प्रोडक्ट्स इतने ना मिलें। दूसरे जो नॉन वेजिटेरियन जो रेंज होगी वो आपको ज़्यादा मिल जाएगी। सिमिलरली काफ़ी सारे और प्रोडक्ट वेरिएशन भी हो सकते हैं। अगर हम मैकडोनल्ड्स के अलावा बात करें तो जनरली जैसे कि हम अगर कार की बात करें तो इंडिया में जब जब टेस्ला ने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो टेस्ला ने जिस तरीके की कार लॉन्च करी थी यूएसए में, वैसी कार आज भी शायद इंडिया में नहीं आ पाई हैं। द रीज़न बिहाइंड इज, एक तो पॉलिटिकल रीज़न था और एक यहाँ के रोड मैप्स थे। लोगों की पसंद, लोगों की नीड्स और वांट्स को वो क्या प्रोडक्ट फुलफिल कर पा रहा था? ऑब्वियसली नो, बिकॉज इंडिया में उस कार की कोई यूटिलिटी नहीं थी। अगर इंडिया में आज आपको मान लीजिए अगर इंडिया में टायर 2 टियर 3 सिटीज़ में अगर आपको मैं एक ऑटोमेटिक कार दूंगा तो शायद आप उसकी कोई यूटिलिटी नहीं बना पाओगे, बिकॉज यहाँ पे रोड्स उस तरीके के अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे नेविगेशन उतना अच्छा नहीं है जितना एक डेवलप्ड सिटी में होता है। तो इंडिया में भी अगर हम कोई डेवलप्ड सिटी में इस तरीके का बिजनेस को करना चाहें तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, बट नॉट इन एनी सिटी लाइक टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी और इन विलेजेस वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। सो हमें प्रोडक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो क्या दूसरी कंट्री में उसकी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अभी 4G चल रहा है और बहुत ही जल्दी 5G भी लॉन्च होने वाला है। बट अगर मान लीजिए जियो को किसी दूसरी कंट्री में जाके अगर बिजनेस करना है तो वो जापान नहीं जा पाएगा, तो वो जर्मनी नहीं जा पाएगा, बिकॉज जर्मनी जापान में ऑब्वियसली और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं। बट एट द सेम टाइम जर्मनी इंडिया अगर चाहे या फिर जियो अगर चाहे तो वो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है, बिकॉज वहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है। सो उनके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि वो उन कंट्रीज़ में जाके उस तरीके का बिजनेस को होल्ड अप कर पाएँ। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर इज प्रमोशन। प्रमोशन बेसिकली होता है मार्केटिंग से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, कि आप उस प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इंडिया में काफ़ी सारे लीगल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं, जैसे कि एक है सरोगेट एडवर्टाइजिंग में। सरोगेट एडवर्टाइजिंग जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि अमिताभ बच्चन और रणवीर कपूर एक गुटखे की ऐड कर रहे थे, एक टोबैको प्रोडक्ट की ऐड कर रहे थे, बट उन्होंने उस ऐड में कहीं पर भी ये शो नहीं किया कि वो टोबैको है। उन्होंने एक सेम प्रोडक्ट लिया है जिसको उन्होंने बोला है कि माउथ फ्रेशनर की ऐड कर रहे हैं, बट उन्होंने कहीं पे भी टर्म यूज़ नहीं करा दैट इट इज़ टोबैको फ्री और इट कंटेन्स टोबैको। उन्होंने कहीं पे भी इस टर्म को यूज़ नहीं किया, बट जो वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं वो होता है उनका टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट, वो उनका माउथ फ्रेशनर नहीं होता है जनरली। या फिर आप कहीं पे भी अगर आप शॉप्स वगैरह में जाओगे तो 2 प्रोडक्ट्स देखोगे, एक में माउथ फ्रेशनर होगा और एक में उनका टोबैको इंक्लूडेड रहेगा, बट किसी पे भी क्लियरली मेंशन नहीं होगा कि किस में टोबैको है और किस में टोबैको नहीं है, और ना ही ये चीज़ वो लोग अपने एडवर्टाइजिंग में बताते हैं। सो दिस कम्स अंडर सरोगेट एडवर्टाइजिंग, जो कि इंडिया में अलाउड है। बट अगर आप कुछ कंट्रीज़ में जाओगे, जैसे कि अगर आप यूके में जाओगे, जैसे कि अगर आप मिडिल ईस्ट में जाओगे स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे सरोगेट एडवर्टाइजिंग भी अलाउड नहीं रहती है। अगर आप मान लीजिए जैसे कि इंडिया में जो टोबैको मेकिंग कंपनीज़ हैं वो उस सेम नाम से टोबैको और माउथ फ्रेशनर दोनों नहीं बना सकते हैं। अगर उनको माउथ फ्रेशनर सेल करना है, अगर उनको सिगरेट सेल करनी है, तो उसके लिए उनको अलग नाम यूज़ करना पड़ेगा, वो सेम नाम या सेम ब्रांड के साथ नहीं सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइसिंग। अब जनरली आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है तो हर कंट्री की इकोनॉमिक वाइज अलग है। कोई डेवलप्ड नेशंस है, कोई अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, कोई डेवलपिंग नेशंस हैं, जिन सबकी एम्प्लॉयमेंट रेट अलग है, सबकी जीडीपी अलग है, सबका पर कैपिटा इनकम अलग है। सो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो आपने प्राइसिंग रखी है क्या वो उसको अफोर्ड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने टेस्ला का समझा था, टेस्ला की मान लीजिए अगर एक कार 50 लाख में आती है, सो जनरली जब इंडिया में जब
टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती थी, तब इंडिया टेस्ला की गाड़ियों के ऊपर 100% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाती थी। मतलब कि आपको 50 लाख की कार जो यूएसए में मिल सकती है, वही कार आपको इंडिया में 100 लाख की मिलेगी। दैट मीन्स कि आपको 100% उसके ऊपर ड्यूटी पे करना है। सो ये प्राइसिंग रेंज की वजह से कंट्रीज़ में जनरली इंडियंस अफोर्ड नहीं कर पाते उसको, बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, जस्ट डबल प्राइसिंग। सो इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्ला को बोला कि आप हमारी कंट्री में आके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करिए, जिसकी वजह से हम आपको प्रमोशन भी देंगे और साथ में आपको आगे जाके सब्सिडीज़ भी दी जाएगी। जैसे कि हम इस साल 2022-2023 का जो बजट आएगा उसमें देख सकते हैं, या उसमें हो सकता है कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वाले प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जा सकती हैं। सिमिलरली हमें प्राइसिंग देखना पड़ेगा कि आप किस कंट्री में उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइस वेरिएशंस करने पड़ सकते हैं। आपको क्वालिटी में थोड़े चेंजेस लेके आने पड़ सकते हैं, बिकॉज वहाँ के लोगों की आइडियोलॉजीज़ अलग होती हैं, उनके प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लेस, कि मान लीजिए जैसे कि अगर टेस्ला ही अभी लॉन्च किया, तो टेस्ला के लिए जो यूएसए के रोड्स हैं, जो जर्मनी के रोड्स हैं, जापान के रोड्स हैं, यूके के रोड्स हैं, उनके रोड से हम इंडिया के रोड्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया इक्वेटर, ऑब्वियसली इंडिया को इक्वेटर डिवाइड करता है, तो हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है और जो सदर्न एरिया है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। बिकॉज जितना ज़्यादा हम ऊपर जाते जाएंगे, हिमालयन रेंज में जाते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हिली एरिया आते जाएगा, और वहाँ के लिए शायद लो लेवल कार्स ऑप्टिमम नहीं रहेंगी, या फिर उनकी वहाँ पे इतनी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं रहेगी। बट अगर हम कंपेयर करें उसे साउथ इंडिया के साथ, कर्नाटका के साथ अगर हम कंपेयर करें, जहाँ पे जनरली प्लेन्स हैं, तो प्लेन्स के लिए आप सेडान कार्स इजीली प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे रोड जो होते हैं वो प्लेन होते हैं। सो आपको लोकेशन फैक्टर्स या फिर प्लेस वाइज फैक्टर्स भी देखने रहेंगे कि आप किस प्रोडक्ट को किस जगह पे लॉन्च कर रहे हो। Now we'll understand the external environment or the external factors that affect international businesses. First is geography of the region. Geography और जो place है वो काफ़ी ज़्यादा सेम ही है। place में हम जनरली देख सकते हैं कि place can be very specific, कि जैसे इंडिया में हमने देख लिया कि इंडिया में नॉर्थ इंडिया अलग है, साउथ इंडिया अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग है, वेस्ट अलग है, बिकॉज सारी अगर हम रीजन्स को डिवाइड करेंगे तो चारों की डेमोग्राफी अलग है। बट कुछ अगर हम ज्योग्राफी को देखें इन वर्ल्ड के टर्म्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखें, तो हम लोग जनरली उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एशिया पैसिफिक रीजन, यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अमेरिकन रीजन, साउथ अमेरिकन रीजन, अफ्रीकन रीजन्स, इन छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। बिकॉज जब हम उन रीजन्स में जाते हैं तो वहाँ के जो लिंग्विस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो सोशो कल्चरल कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेम होते हैं। इसको हम समझ सकते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट से जो कि रिलेटेड है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड। जनरली जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप सेल करोगे इंडिया में, वही सेम आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर सकते हो यूएसए को। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेयर एंड लवली, फेयर एंड क्रीम्स काफ़ी ज़्यादा चलती हैं इंडिया में, बिकॉज ऑफ आर मुलेटिन इन आर, बिकॉज जैसे अगर हम एशिया में जाएंगे या फिर अफ्रीका में जाएंगे या एशिया में जाएंगे तो वहाँ पे मेलानिन ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो मेलानिन के बेसिस पे इंडिया में या फिर एशिया में अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। बट एट द सेम टाइम मेलानिन, क्योंकि जनरली अगर हम किसी अमेरिकन पर्सन को देखेंगे तो उसके पास बिल्कुल भी मेलानिन नहीं होता है, मेलानिन पिगमेंट नहीं होता है, तो उस वजह से उनके अंदर का उनके पास जो हम प्रोडक्ट सेल करेंगे या जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे वो अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के सेल करेंगे। सो वहाँ पे ज्योग्राफी वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में वेरिएशन आ सकता है, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, चाहे कॉस्मेटिक्स में हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो। नेक्स्ट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में आपको जनरली क्या देखना है कि उस पर्सन की एज क्या है, जेंडर क्या है, ये कुछ जनरल फैक्टर्स होते हैं जो कि डेमोग्राफी में लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने कॉस्मेटिक्स का समझा था, तो आप जो कॉस्मेटिक्स बना रहे हो वो आप सेम इन्फेंट्स के लिए नहीं बना सकते, आप एडोलेसेंट्स के लिए, आप एडल्ट के लिए और एक ओल्ड एज पर्सन के लिए सेम कॉस्मेटिक की रेंज नहीं बना सकते हो, बिकॉज सबकी ही जो स्किन टाइप होता है सबका अलग होता है। तो आपको सबकी एज देखनी है और फिर उनके एज वाइज उनके लिए प्रोडक्ट के लिए क्लासिफिकेशन करने हैं, या फिर एट मेनी टाइम्स आपको जेंडर बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करना पड़ सकता है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का हो या फिर इवन अगर जो जिस तरीके का हम कपड़े पहनते हैं, मान लीजिए जो जैकेट्स मेल पहनते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि यूनिसेक्स जैकेट्स हों और फीमेल्स के लिए अलग जैकेट बनाना पड़े। तो जो टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं जैसे कि एलन सॉली हुई, पेपे जीन्स हुई, तो ये लोग क्या फोकस करते हैं कि अगर हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो हमें उस दूसरी कंट्री के लोगों का पहनावा का तरीका भी समझना है, ताकि हम उस तरीके के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाएँ उस कंट्री में।
नेक्स्ट इज इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इकोनॉमी ऑफ द कंट्री में हमें बेसिकली देखना है कि उनका पर कैपिटा इनकम कैसा है, क्या वो रिच कंट्रीज़ हैं, क्या वो लोअर मिडिल क्लास कंट्री है या अपर मिडिल क्लास कंपनी है या फिर काफ़ी ज़्यादा गरीब कंट्री हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे यूएसए इंडिया को, चाइना और इंडिया को, सो क्योंकि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो हम सेम प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा आप रिच कंट्री होगे उतना ही ज़्यादा आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो ज़्यादा अपर स्केल पे होगा। तो जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आपकी अफोर्डेबल रेंज आएगी वो हमेशा ऊंची आएगी। जैसे कि हम इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात करें तो इंडिया में जो इंश्योरेंस सेक्टर है ऑब्वियसली वो बहुत कम है, या फिर अगर हम पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को भी अगर यूएसए से कंपेयर करें तो जितना बजट गवर्नमेंट स्पेंड करती है यूएसए में ओनली ऑन हेल्थ केयर सेक्टर, वो हमारा कंप्लीट जीडीपी का बनाता है। सो आप देख सकते हो कि डिफरेंस कितना है, जो वो एक सेक्टर पे खर्चा करते हैं उतना हम पूरे के पूरे कंट्री पे खर्चा करते हैं। सो ये जनरल डिफरेंसेस आ जाते हैं कंट्री के इकोनॉमी के बेसिस पे। नेक्स्ट है सोशो कल्चरल डाइवर्सिटीज़। जैसे अगर हम ऑब्वियसली हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कल्चर डाइवर्सिफाइड कंट्री, जहाँ पे हर एक स्टेट में अलग तरीके का कल्चर फॉलो होता है। यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, काफ़ी सारे फॉरेस्ट एरियाज़ में अगर हम जाएंगे, काफ़ी अगर हम रिमोट विलेजेस में जाएंगे तो अलग तरीके के कल्चरल बिलीव्स होते हैं, अलग तरीके के नॉर्म्स होते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमें एकदम अलग कल्चरल एस्पेक्ट मिलेगा, अगर हम साउथ में जाएंगे तो एक अलग कल्चरल एस्पेक्ट मिलेगा, सेंट्रल इंडिया में अलग कल्चर है, नॉर्थ इंडिया वेस्टर्न में अलग कल्चर है। सिमिलरली अगर हम इसको कंपेयर करेंगे पूरे ग्लोब के साथ में तो काफ़ी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटीज़ आती हैं और इन कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अगर इंडिया में अगर हम फेस्टिव सीज़न को देखें तो जनरली जो दिवाली के टाइम पे जो सीज़न आता है, जो दिवाली से पहले वाले 3-4 महीने होते हैं, दैट कम्स अंडर द फेस्टिव सीज़न इन इंडिया। सो जनरली आप देखोगे कि इंडिया में जो अमेज़ॉन उस टाइम पे जो सीजन्स लेकर आता है या काफ़ी सारे सेल्स लेकर आता है, वो जनरली इसी फेस्टिव सीज़न में लेकर आता है। बट अगर हम देखें कि अमेज़ॉन जो यूएसए में जो डील्स लेकर आ रहा है या जो सेल्स लेकर आ रहा है वो जनरली उस टाइम पीरियड में नहीं होती हैं, बिकॉज वो जो फेस्टिव सीजन सेलिब्रेट हो रहा है उस टाइम वो मेजरली इंडिया में ही हो रहा है या फिर एशिया में ही हो रहा है। सो आपको एक कल्चरल डाइवर्सिटीज़ देखनी पड़ेंगी, किस कंट्री में किस तरह के लेवल पे या किस तरीके के कल्चरल एस्पेक्ट्स फॉलो होते हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। जनरली इंडिया जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करता है। जैसे कि अगर स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज़ देखें, जैसे कि अगर हम टीवीज़ वगैरह देखें तो इंडियन प्रेफरेंस या फिर इंडियन बेस्ड कंपनीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। चाहे हम लैपटॉप की कंपनीज़ देखें, कंप्यूटर की कंपनीज़ देखें, बहुत सारी इंडियन बेस्ड कंपनी नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बिकॉज इंडिया इज़ नॉट सो मच टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इन दिस रीजन और इन दिस सेक्टर, तो हमें डिपेंड करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके मेरे मोबाइल जेब में अभी जो मोबाइल है वो 90% आई एम श्योर कि वो दूसरी कंट्री का ही होगा, या तो चाइना बेस्ड होगा, यूएसए बेस्ड होगा। तो जनरली इन्हीं कंट्री से हम टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हैं। जैसे कि अभी इंडिया में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है, बट वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? यूएसए से आई है। सिमिलरली हम काफ़ी दूसरी कंपनीज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं जो कि इंडिया में आके अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करें, बट उनकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो अगेन उनकी खुद की कंट्री से ही आएगी। लास्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में बेसिक हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट किस तरीके की है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में अगर हम ऑब्वियसली पॉलिटिकल फॉर्म इज जो डेमोक्रेसी है इंडिया में। अगर हम चाइना में जाएंगे तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। सिमिलरली अगर हम नॉर्थ कोरिया में जाएंगे तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। अगर हम भूटान जाएंगे तो वहाँ पे मोनार्की है। अगर हम इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ पे मिक्स्ड डेमोक्रेसी है। सो आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाएंगे तो आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अलग तरीके से मिलेंगे। तो मान लीजिए अगर आप यूएसए के कोई बिजनेसमैन हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप चाइना जाके बिजनेस कर सकते हैं या फिर आप इंडिया जाके बिजनेस कर सकते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप इंडिया प्रेफर करोगे, बिकॉज जब आप चाइना जाते हो तो चाइना में बहुत ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आप दो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। बट अगर वहाँ पे आप जाके आपको खुद का रिटेल आउटलेट खोलना है या फिर आपको डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उस कंपनी के लिए आपको चाइना की गवर्नमेंट के साथ टाई अप करना पड़ेगा, उनको अपने शेयर्स आपको बेचने पड़ेंगे, तब जाके आप चाइना में रन कर सकते हो। बट इंडिया में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। अगर आपको इंडिया में आके बिजनेस करना है तो आप खुद उसके 100% शेयर होल्डर होगे और इंडिया में ईजिली बिजनेस रन कर सकते हो।